और जो अगला विषय है वो सीधा जुड़ा हुआ है चीन से। जी हां, जिस कोरोना ने ड्रैगन की इकॉनमी की रफ्तार को सुस्त कर दिया था, क्या एक बार फिर वो रफ्तार पकड़ चुकी है? क्या चीन जीरो कोविड पॉलिसी से हुए नुकसान की भरपाई कर लेगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2022 में चीन की इकॉनमी की ग्रोथ रेट 3% रही है, जो वर्ल्ड बैंक के 2.7% के ग्रोथ अनुमान से ज्यादा है। दिसंबर महीने के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुमान को बीट किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ड्रैगन इकॉनमी एक बार फिर एक्सपर्ट्स के सभी अनुमान को पीछे छोड़ते हुए आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आगे निकल जाएगी? जीरो कोविड के बाद इकॉनमी की रीओपनिंग से हालात क्या बदले हैं? दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चीन एक बार फिर पुराने फॉर्म में आने के लिए क्या तैयार है? ऐसे में सवाल है कि भारत को इससे क्या चुनौतियां हैं? क्या चीन का विकल्प बनने की राह में एक बार फिर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, या फिर भारत के लिए अवसर बरकरार हैं? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और लगातार जब हम चीन और भारत की बात करते हैं तो एक अवसर की भी बात करते हैं, और इन अवसरों में हाल फिलहाल हमने देखा कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, बड़े बड़े जो ऐसी कंपनियां थीं जो शायद खबरों में ही सही, रिपोर्ट्स में ही सही, भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रही थी। हाल ही में हमने एक सर्वे भी देखा जिसमें ये साफ तौर पर दुनिया के जो बिलियनियर्स थे उनका झुकाव जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक बड़े कंज्यूमर बेस की वजह से, एक बेहतर पॉलिसी जो हाल फिलहाल भारत में नज़र आई है, एक स्थिरता जो गवर्नमेंट में नज़र आई है, उस वजह से वो भारत की ओर देख रहे हैं। हाल फिलहाल जो चीन का डेटा आया है, इसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? हालांकि ये भी एक स्लो डाउन ही है अभी चीन में। 50 सालों में अगर देखा जाए दूसरी बार है कि इस इतने कम स्तर पर वहाँ पर जीडीपी पहुंची है। फिर भी भारत के लिए क्या कंसर्न आप देखते हैं, या अभी भी अवसर हमारे लिए बरकरार है? जी, बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि आप देखिए तो काफ़ी दशकों के बाद इतनी स्लो ग्रोथ रेट हमको देखने को मिली है। हालाँकि जब कोविड-19 आया तो सबको पता है। अब देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि कोविड-19 का क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या रहा होगा। हालाँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद सबको पता लगा। तो चीन की मंशा क्या थी, वह इससे जो है फ़ायदा उठाना चाहता था कि नुकसान उठाना चाहता था, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो चीन के ऊपर इसका असर पड़ा है, खास करके इकोनॉमिक फ्रंट पे, उस हम सबको देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप देखिए डेटा को तो सिर्फ साफ दिखा रहा है कि जो चीन की इकोनॉमी थी, जो खास करके हम कोविड-19 की बात करते हैं, जो लगभग 2020 में जो है, उसका जो अगर हम उसके जीडीपी साइज़ की बात करें, तो वो लगभग 17.8 ट्रिलियन डॉलर की थी, 17.8। और अभी जो है, अगर आप देखिए 2022 के अंत में जो है लगभग 17.84 ट्रिलियन डॉलर की है। तो मतलब इसमें जो है, उसने भी बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं पाई है। और भारत की अगर आप देखिए तो उसमें हमने जो है लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की हमने जो है इकोनॉमी हमारी हो गई है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के देखना पड़ेगा ना कि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी स्थिरता है, और उसको अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया की सारी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो जो आपका आकलन करती है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले सालों में कैसा रहने वाला है। तो उसमें अगर देखिए, सबने लगभग, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या हमारा जो है, जो हमारा नेशनल लेवल पे जो आरबीआई जो एक एस्टिमेशन करता है कि हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी। तो सबके अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे सबके फिगर है। हालाँकि थोड़ा कट डाउन हुआ है, लेकिन जो है सबको क्योंकि उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था से, और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि 6-7% तक हमको ग्रोथ रेट दिखने की संभावना दिख रही है। लेकिन अगर आप चीन की देखिए तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखिए तो जो लॉकडाउन हुआ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई, उसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और आपको ये तो सबको पूरी जग जाहिर है कि चीन की जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो ना केवल उनके नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी चीन की प्रोडक्ट की डिमांड आज जो है बहुत कम हो गई है। तो इसका असर पड़ना ही है। यूक्रेन वॉर है, जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसकी वजह से भी चीन की इकोनॉमी पे बहुत हमको नेगेटिव असर देखने का पड़ रहा है, जो कि परिलक्षित हो रहा है इसके जो है ग्रोथ को, रेट को हमको देख के। रही बात रियल एस्टेट में, अगर आप देखें तो उसका लगभग अभी हाल में ही 10% का डिक्लाइन हुआ है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो कि उसका एक अच्छा सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग था, रिटेल
तेल सेक्टर था, ये सब के सब कहीं न कहीं जो है वो धराशायी हुए हैं। तो इसका असर हमको देखने को मिल रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो हमको लग रहा था कि हो सकता है कि हमको तो लग रहा था इससे और खराब परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी 2.3% जो 2% के आसपास का जो परफॉर्मेंस चीन की अर्थव्यवस्था का है, वो बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए लास्ट ईयर की अगर उसने मैनेज किया था 8% के आसपास का था, लेकिन जिस तरीके से जो है कोविड-19 फिर से वहाँ पे हुआ, आप देखिए नंबर ऑफ डेथ्स कितने ज़्यादा थे और फिर से जो है कोविड-19 वहाँ क्या जो है त्राहिमाम मचाया। तो उन सबको देखते हुए ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए अगर जो है एक समय था जब जो यूके है उसका जो है बोलबाला था, अमेरिका का दौर आया, अब ज़ाहिर-सी बात है इस सदी में अगर किसी का दौर आएगा तो भारत का ही आएगा और भारत के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे स्थिरता है, जो इन्वेस्टर का जो पूरे दुनिया के ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर का झुकाव है, वो हमारी तरफ है, तो ज़ाहिर-सी बात है भारत की भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं और भारत को बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा प्रोफेसर विवेक के जो डेटा मैं देख रहा हूँ और ख़ासतौर पे आयात के मामले में कि 2003-2004 में चीन से भारत का आयात करीब 4.34 अरब डॉलर का था। 2013-14 तक आते आते ये 51 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। और अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो इन 10 सालों में यानी 2003-2004 से 2013-14 तक 10 वर्षों में आयात भी 10 गुना बढ़ गया। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो निर्भरता है वो एपीआईज की है, यानी दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल है, बहुत से और हैं, कैपिटल गुड्स हैं। द्विपक्षीय जो कारोबार हम देखते हैं दोनों मुल्कों में, उसमें चीन का पलड़ा इस मामले में हमेशा भारी रहता है। तो जो जिस रेस में हम हैं उसमें हमारी निर्भरता जो चीन पे है, ख़ासतौर पे आयात के मामले में, वो बहुत ज़्यादा है। और इस दिशा में बार बार जो कंसर्न है वो सरकार भी उठाती रही है। हमने संसद में भी देखा, कई बार सरकार के प्रतिनिधियों ने इस पर बहुत जोर देकर कहा कि ये बहुत बड़ा गैप है। कैसे हम जो है वो compete करें और किन चीज़ों पर हमारा फोकस बढ़ाना होगा? देखिए, अगर आप देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जो ख़ास करके आपने कहा ना कि दवाओं के सेक्टर में जो है दवाओं के क्षेत्र में, हमको बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास कुछ इनपुट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है और चीन से हमको मिल सकते हैं। तो उस क्षेत्र में हमको चीन के ऊपर निर्भरता है। देखिए इंटरनेशनल बिज़नेस का एक बेसिक सिद्धांत है, क्योंकि मैं उसको पढ़ाता भी हूँ। तो एक बेसिक सिद्धांत है कि हर देश जो है पूरी तरीके से अपने आप में पूर्ण नहीं है। कहीं न कहीं हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड का यही बेस होता है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ हम में हम अच्छे हैं, कुछ में दूसरे देश अच्छे हैं, तो इन सबको फ़ायदा उठाने के लिए जो है, हम एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास कुछ चीज़ों का अभाव है जो कि हमें चाइना से मिल सकता है, तो उसके लिए हम चाइना से वो कच्चा माल खरीदते हैं और ख़ास करके दवा के सेक्टर में तो हम खरीदते ही हैं। लेकिन जो है भारत के पास अभी ऑप्शन है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जो है चीन की इस प्रोडक्ट की माँग कम हो गई है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप दवा के क्षेत्र में देखिए या और बहुत सारे क्षेत्रों में देखिए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि हमें उसकी पूर्ति करवा सकते हैं। तो हमें बस भारत के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर हमको इससे बेहतर क्वालिटी के और इससे कम पैसे में अगर हमको कहीं और से मिल सकता है, तो हमको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि कुछ सालों में 10 सालों में 10 गुना से ज़्यादा हमारा जो है आयात हो गया है। तो देखिए भारत की बहुत बड़ी समस्या तो रही है कि हमारा जो है आयात जो है ज़्यादा है और ऐसे देशों से ज़्यादा है जो कि हमारे कहीं न कहीं रिश्ते कुछ उनसे खराब हैं। तो देखिए आयात की तो क्योंकि देखिए हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी होगी और उसको हमको आयात करना पड़ेगा। जैसे क्रूड ऑयल है या आपने कहा ना दवा बनाने के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों में हमारे को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको दूसरे सप्लायर मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हमसे अगर एग्रीमेंट होता है और ठीक रेट पर हमको मिलता है, तो हम पर उस पे निर्भरता ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म भारत को डेवलप करना है, तो अपनी हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ठीक रखना है। हमें ऐसा कुछ करना है ताकि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम हो और उसके लिए सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में अगर आप देखिए, हमारा ग्रोथ रेट जो खास करके इंटरनेशनल ट्रेड में है और सर्विसेज़ सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो अच्छा खासा है और इसी वजह से हमारे पास फॉरेक्स वगैरह भी बहुत अच्छा हमारे पास आज की स्थिति में हम हैं। लेकिन हाँ, सुधार की संभावना हर जगह होती है। हमको कुछ ऐसे अपने प्रायोरिटी सेट करने होंगे ताकि हम चीन के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी हमारी जो है कम हो
और हम दूसरे देशों की तरफ हम बिल्कुल देख सकते हैं और हम देख रहे हैं और आने वाले समय में आपके जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ में चेंज हुआ है, जो हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी जो चेंज हुई है, वो आने वाले सालों में हमको और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक मैं कोट इस्तेमाल करना चाहूँगा। रघुराम राजन ने अभी कल ही कहा कि जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने मामले में भारत के चीन की जगह लेने के बारे में जो सोच हम रहे हैं, ये थोड़ा प्री मैच्योर है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या आप मानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी भारत की, एक लंबा नज़रिया था, उस मामले में भारत ने जो अग्रेसिव अप्रोच अपनाई है अपने मैन्युफैक्चरिंग में या कंपनियों को आकर्षित करने मामले में या विदेशी निवेश लाने के मामले में, और मेक इन इंडिया जो ख़ास तौर पे एक कैंपेन रहा है, इन सब ने उस उम्मीद से पहले कहीं ना कहीं भारत की रफ्तार बढ़ाई है? या आपको लगता है कि रघुराम राजन जो कह रहे हैं वो फिलहाल सही है? देखिए, रघुराम राजन जी की अपनी बात है, उनकी अपनी जो है सोच है। लेकिन देखिए, इस दुनिया में आज के ज़माने में प्रीमैच्योर कुछ नहीं होता है। हम जो कुछ कहते हैं उसके पीछे तथ्य होते हैं। अगर आप जाइए 1000 साल पहले चले जाइए तो हमारा जो है 3% के ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था, वो भारत का होता था। एक समय आया जब अगर चाइना सोचता कि हम चाइना जो है अमेरिका से आगे आ जाएगा या अमेरिका सोचा कि हम यूके को से हम आगे चले जाएँगे, तो उस समय भी लोग बोलते थे कि प्रीमैच्योर है। क्योंकि ऐसी बातें करना लोगों को प्रीमैच्योर बातें उनको लगेगा कि नहीं, ये बात जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया से अगर आप देखिए ना, पूरी दुनिया से अगर किसी का बायकॉट आज हो गया है इकोनॉमिक फ्रंट पे तो चाइना का है और चाइना के बायकॉट हुआ है, उसके लिए आप देख सकते हैं, उसके लिए वो आप खुद ज़िम्मेदार है, उसकी विस्तारवादी नीति ज़िम्मेदार है और इसकी वजह से आज उसको आर्थिक परिणाम जो है भुगतने पड़ रहे हैं। तो देखिए, ये प्रीमैच्योर नहीं है, बिल्कुल देखिए समय लगता है और कोई चीज़ आप बड़ा चीज़ अचीव करने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समय लगेगा। लेकिन जो कहा जो भारत सरकार कह रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो शक्ति नहीं है। हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वह दिन ज़्यादा दूर अब नहीं है, जब भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और 17 जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारे 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एक समय ऐसा था जब जो है अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, चाइना की कुछ नहीं थी, उसके आस-पास पहुँचने के आज वो जो है रेस में है। तो ऐसे जो है भारत को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास देखिए सब कुछ है। हमारे पास लगभग 140 करोड़ के लोग की जनसंख्या है। हमारे पास पूरे दुनिया में हमारे जो है साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर्स हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम ठीक से अपना जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसको डेवलप कर दें, तो 3 ट्रिलियन डॉलर की 3 ट्रिलियन तो हमारे जो है 5 साल में हमको वहीं से मिल सकते हैं। तो देखिए भारत में कुछ की कमी नहीं है, ना तो हमारे पास कैपिटल की कमी है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हम पे ऊपर है, ना तो हमारे पास संसाधनों की कमी है, ना तो हमारे पास मेरे ख्याल से आज के समय में इच्छा शक्ति की कमी है और अगर इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ असंभव नहीं होता है और असंभव बिल्कुल मेरे ख्याल से रघुराम राजा जी जो भी बोल रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, लेकिन बिल्कुल संभव है और ये संभव होगा होगा और हमको दिखेगा भी। हाँ, इसमें समय ज़रूर लग सकता है। तो शुक्रिया करेंगे आपका प्रोफेसर विवेक, और बहुत ही अच्छे से आपने विश्लेषण किया। थोड़ा क्रिटिकल भी हम हुए कि कहाँ कहाँ जो है वो एक प्रेशर पॉइंट्स है और कहाँ जो है वो हमें एक तरह से अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बेहतर करना होगा, और इसके साथ ही कहाँ हम बेहतर कर रहे हैं, कहाँ हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। और बहुत अहम बात आपने की, जो टूरिज़्म सेक्टर है वहाँ पर जो है वो फोकस और बढ़ाना होगा और वो एक बड़ा वेटेज हम तक पहुँचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। कोल प्रोडक्ट